हेलो दोस्तों। मेरा नाम है सोहन प्रजापति और इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइज। कोई सा भी कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आईएएस, पीसीएस, उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं, ग्रुप सी, एनटी, रेंजर और पुलिस के फॉर्म है, आर्मी के फॉर्म है, यूकेएसआई का फॉर्म भी आने वाला है, डीएलएड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डाइज में सबसे पहले हम देखेंगे डाइज होती क्या है। डाइज, व्हाट इज डाइज? डाइज अ क्यूब हैविंग डिफरेंट नंबर ऑन ऑल इट्स फेसेस। डाइज जो है एक तरीका घन है। बचपन में आपने लूडो बहुत खेला होगा। एक्चुअल में लूडो बोलते हैं। लूडो बहुत खेला होगा आपने बचपन में। तो उसी की बात कर रहे हैं हम। तो ये एक तरीके का घन होता है जिसके सारे फेस बराबर होते हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई चारों तरफ से बराबर होगी। तो उसी को हम क्या कह देते हैं? डाइस कह देते हैं। ठीक है, और उस पे 6 नंबर का यूज होता है। एक फेस पे हमेशा एक ही नंबर होगा। ठीक है, दूसरे पे कोई और नंबर होगा, लेकिन 6 ही नंबरों का यूज होता है। ठीक है, डाइस को हिंदी में हम पासा कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये पासा कितने प्रकार के होते हैं, या डाइस जो है कितने तरीके के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस, मतलब डाइस जो है कितने प्रकार की होती हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है या कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये दो तरीकों में इसको बांटा जाता है। एक होती है आपकी स्टैंडर्ड डाइस और दूसरी होती है आपकी ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हम हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। हिंदी में बोलेंगे इसको मानक पासा। और ऑर्डिनरी डाइस को हिंदी में बोलेंगे सामान्य पासा। तो यही दो डाइस के बारे में हमको पढ़ना है, यही दो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास है स्टैंडर्ड डाइज। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि डाइज जो है दो प्रकार की होती है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डाइज। और स्टैंडर्ड डाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं फिर से लिख देता हूँ, मानक पासा। हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको? मानक पासा। तो मानक पासा की डेफिनेशन क्या है? ये डाइस जो आपको दिख रही है इस तरीके से डाइस होती है। तो अगर ये सामने का फेस है तो इसकी बैक साइड इस तरफ है जो हमको दिखाई नहीं दे रही है। और अगर ये 5 वाला जो फ्रंट साइड है इसकी बैक साइड हमको दिखाई नहीं दे रही है, 5 के जो पीछे की तरफ नंबर है। और जो तीन ये नंबर सबसे ऊपर है, तो डाउन वाला नंबर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब विपरीत नंबर या अपोजिट नंबर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो डाइस को जब हम देखेंगे तो मैक्सिमम आपको 3 फेस ही देखने को मिलेंगे, और बाकी के 3 फेस जो है छुपे हुए रहते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस हमको क्या बताती है? सम ऑफ अपोजिट साइड, मतलब जो विपरीत अंकों का योग होता है वो हमेशा 7 होता है। मैं फिर से बता देता हूँ, विपरीत अंकों का जो योग होगा हमेशा 7 होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर ये ऊपर की तरफ क्या है? 3 है। ये ऊपर की तरफ क्या है? 3 है। तो नीचे की तरफ हमेशा 4 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है और इनका टोटल हमेशा 7 होना चाहिए। ठीक है, अगर इधर 6 है तो इस तरफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि टोटल हमेशा 7 आना चाहिए। टोटल ध्यान रखना, अपोजिट फेस का टोटल 7 आना चाहिए। अगर इधर 5 है तो पीछे की तरफ क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि स्टैंडर्डाइज क्या है, लेकिन आप एग्ज़ाम में इसकी कैसे पहचान करोगे? एग्ज़ाम में इसको पहचानने का ये तरीका है कि आपको ये मालूम चल गया कि अपोजिट साइड के जो नंबर का टोटल है वो हमेशा कितना होगा? 7 होगा। 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7। तो एग्ज़ाम में कैसे पहचानेंगे? बगल वाले नंबर को जोड़ के, एडजेसेंट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे एडजेसेंट, ADJACENT। तो हिंदी में बोलते हैं बगल में। ठीक है, या समीप में या पास में। तो बगल वाले नंबर को जोड़ के कभी भी 7 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 और 3 8, 6 और 3 9, 6 5 कितना हो गया? 11। तो बगल वाले नंबर को जोड़ के जो है 7 नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, इसका मतलब 7 कैसे आएगा? अपोजिट वाले नंबर को जोड़ के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड डाइस को समझ सकते हैं, और एक ही डाइस को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक है,
चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं हम। स्टैंडर्डाइज, जब हम स्लाइड को खोलते हैं, स्लाइड कह रहा हूँ सॉरी, जब हम क्यूब को खोलेंगे, ये जो क्यूब बनी हुई है ऊपर, इसको जो हम अभी ये क्या है, फोल्ड है, इसको जब हम अनफोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। तो अगर इस तरीके से नज़र आती है तो मान लीजिए ये जो बीच में 5 बना है ये आपका बॉटम वाला है, ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो ये वाला पोर्शन इधर इधर आ जाएगा, मतलब खड़े में, और ये जो पोर्शन है ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये इधर ही रहेगा। 6 वाला भी इसको ऐसे खड़ा करके रख देंगे, और ये जो है सबसे ऊपर चला जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको यहाँ से क्या समझना है कि हमेशा ये हमेशा ये फेस इसके अपोजिट होगा। 4 जो है इस वाले फेस के अपोजिट होगा, और 2 जो है 5 के अपोजिट होगा। कहने का मतलब है एक एक बॉक्स छोड़ के, मैं फिर से बता देता हूँ, 1 जो है 6 के अपोजिट होगा, विपरीत होगा। 4 जो है 3 के अपोजिट होगा, और 5 जो है 2 के अपोजिट होगा। उसी तरीके से आप दूसरे वाले में भी देख सकते हैं, 6 1 के अपोजिट या 1 6 के अपोजिट, बात एक ही है। 4 3 के अपोजिट, और ये 5 2 के अपोजिट। तो इस तरीके से आपको देखना है। अभी हम इसको आगे भी अच्छे तरीके से समझेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं आ रहा है या थोड़ी सी बहुत कन्फ्यूज़न है तो आप जो है बैक करके इसको देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज में सेकंड है हमारा ऑर्डिनरी डाइज, मतलब सामान्य पासा। ऑर्डिनरी को हम क्या बोलते हैं, सामान्य पासा। तो बेसिकली एग्जाम में सामान्य पासे से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चन आते हैं, पर सामान्य से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इनका परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि ऑर्डिनरी डाइज क्या होती है। ऑर्डिनरी डाइज अगर एग्जाम में आपको देख के समझना है कि ऑर्डिनरी डाइज क्या है, तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। ऑर्डिनरी डाइज में बगल वाले नंबर को जोड़ के कहीं भी, ऑर्डिनरी डाइज में बगल वाले नंबर को जोड़ के कहीं भी अगर 7 आ जाए तो वो सामान्य पासा है, मतलब ऑर्डिनरी डाइज है, ठीक है। ध्यान रखना है कि कहीं भी 7 आ सकता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह 7 आएगा, बस कहीं ना कहीं आ जाए। कहीं एक जगह भी मिल गया आपको 7 आ रहा है तो इसका मतलब ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी डाइज है। जैसे कि 4 और 3 कितना हो गया आपका 7, बट 3 और 2 कितना हो रहा है 5, और 4 और 2 कितना हो रहा है 6। अब हमने देखा कि 2 और 4 6 हो रहा है, 3 और 2 कितना हो रहा है 5 हो रहा है। यहाँ पे जोड़ के 7 नहीं आ रहा है, लेकिन 3 और 4 को जोड़ के 7 आ रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, कहीं एक जगह भी अगर ऐड करके 7 आ जाए इसका मतलब वो ऑर्डिनरी डाइज है। दूसरे वाली डाइज में भी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या है, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, 6 और 3 कितना हो रहा है 9 हो रहा है, 6 5 कितना हो रहा है 11। इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है, तो इसको आप देख के नहीं बता सकते कि ऑर्डिनरी डाइज है या फिर स्टैंडर्ड डाइज है, ठीक है। तो इसको हम नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे कि ऑर्डिनरी है, क्योंकि हम इसको देख के बता पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑर्डिनरी डाइज को अगर हम क्या करें, अनफोल्ड कर दें, मतलब उसको खोल दें, उस बॉक्स को खोल दें, तो 3 सबसे नीचे की तरफ आप ये मान लें, ठीक है, जैसे मिठाई का डब्बा है, जैसे आप खोलेंगे उसको, या चाय का डब्बा होता है वो खुलता है, तो सब सपोज ये मान लो कि ये सबसे नीचे है, और ये 2 इसको ऐसे यहाँ यहाँ पे ऐसे खड़ा कर दिया, और ये 4 को यहाँ पे खड़ा कर दिया, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे, तो 6 कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। तो क्या देखना है आपको इसमें कि 2 के अपोजिट हमेशा कौन होगा, 4 होगा। 1 के अपोजिट कौन होगा, 5 होगा। 3 के अपोजिट कौन होगा, 6 होगा। ये नंबर इधर उधर हो सकते हैं, आपको बस ये पैटर्न देखना है, ठीक है। मतलब ये लेफ्ट वाला राइट वाले के अपोजिट होता है, यहाँ पे जो है ये इसके अपोजिट होगा, ठीक है, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, और ये जो मिडिल में है ये इसके अपोजिट होता है, ठीक। आपको बस यही ध्यान रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
स्लाइड को जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि फोल्ड करना है या फिर अनफोल्ड करना है, वो इसी तरीके से करना है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ इमेज में दिखाई दे रहा होगा, जैसे इस तरीके से अभी हमने पिछले वाले स्लाइड में इमेज देखी, तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये राइट वाला पोर्शन है। तो इसको उठा के, ये डॉटेड लाइन, मतलब ये डॉटेड लाइन है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ से इसको मोड़ना है ऊपर की तरफ, जैसे इसमें मोड़ा है। और ये राइट वाला पोर्शन है, तो यहाँ से इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, जैसे ये मोड़ा है ऐसी इसको मोड़ना है, इस वाले पोर्शन को, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो सबसे जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला सबसे ऊपर आ जाएगा। तो डाइज इस तरीके से फोल्ड होती है, और इसका उल्टा जो है इस तरीके से अनफोल्ड होती है, जैसे ये है। या फिर आप ये भी मान सकते हो कि ये अगर बॉक्स बनाए तो इसको ऐसे अनफोल्ड करके रख दिया है, या फिर इस तरीके से फोल्ड करके रख दिया है। आप इसको प्लीज़ समझ लें कि कहाँ कहाँ से फोल्ड किया है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और ये वाला हिस्सा तो सबसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। रूल्स टू रिमेंबर, हमको कुछ रूल्स याद रखने हैं ये क्वेश्चन करते समय, और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो डाइस जो है कुछ इस तरीके से एग्जाम में बनी हुई आएगी आपके पास। अब देखते हैं इसको करना कैसे है। तो कोई भी डाइस हो आपके सामने, खास करके ऑर्डिनरी डाइस में, मतलब सामान्य पासे में, तो आपके सामने दो डाइस होंगी, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ज़्यादा वाले हम बाद में देखेंगे, पहले हम दो वाले देखेंगे, क्योंकि बेसिक यही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों डाइस में कॉमन नंबर देखना है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 2 दिख रहा होगा, और यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 दिख रहा होगा। तो ये कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर है। और ये जो एरो को साइन बना हुआ है, इसका मतलब ये है ऐसे चलना है, मतलब क्लॉकवाइज चलना है। इसको ऐसे चलना है, मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है ना, ऐसे ऊपर से ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलना है। ठीक है ना, तो वैसे ही हमको नंबर इसमें लिखने हैं। तो कैसे लिखने हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर फर्स्ट वाली डाइज में देखेंगे, इस वाली डाइज में देखेंगे कि जो कॉमन नंबर है वो क्या है, 2। 2 के बाद क्या लिखना है आपको, 6, घड़ी की दिशा में चलना है। और 6 के बाद क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। तो ये लिख दिया आपने। ठीक है, ये पहली वाली डाइस से लिख दिया। अब हम आ जाएंगे दूसरी वाली डाइस में। आपको ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग आप दूसरी वाली डाइस से भी शुरू कर सकते हो। मैंने पहली वाली से करी है, आप दूसरे से भी कर सकते हो। ठीक है, आंसर तभी भी सेम आएगा। मैं आपको दोनों तरीके करके दिखा दूंगा। ठीक है, बहुत से बच्चों के मन में डाउट रह जाता है कि दूसरे वाले से शुरू क्यों नहीं किया। तो चलिए दूसरे वाले पे आ जाते हैं हम। दूसरे वाले में कॉमन क्या है, 2, तो सबसे पहले 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है 2 के बाद क्या लिखोगे आप, 4, तो 6 के नीचे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये है 2, 6, 5 और 2, 4, 1। कहने का मतलब है नंबर तो 6 होते हैं, लेकिन ये लिखने में नंबरों का जो यूज़ है, केवल 5 ही नंबर आए हैं यहाँ पे। तो आपको ये सोचना है कि कौन सा नंबर रह गया है। ठीक है, तो इसमें 3 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो नीचे वाला जो 2 है इसको कट करके हम क्या लिख देंगे, वहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो नंबर हो जाएंगे आपके, पहला वाला तो जो लिखा था वो तो है ही 2, 6, 5, और अगला हो जाएगा आपका 3, 4, 1। तो मतलब ये हो जाएगा 3, 4, 1, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है ना, मैं फिर से लिख देता हूँ, हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो। 2, 6, 5 और इधर आ जाएगा 3, 4, 1। ठीक है, तो जो नंबर जिसके नीचे आया है वो उसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब 5 का 1 हो जाएगा, या 1 का 5 हो जाएगा। 6 का 4 हो जाएगा अपोजिट, या 4 का 6 हो जाएगा। 2 का 3 हो जाएगा, या फिर 3 का 2 हो जाएगा। एग्जाम में किसी एक नंबर का ही अपोजिट पूछेंगे। मान लो जैसे कि आपसे 5 का अपोजिट पूछ लिया, 5 का विपरीत अंक बताइए, तो आपको आंसर क्या करना है, 1। बस इतना करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
जैसे ये यहाँ पर डाइज है हमारे पास और यहाँ पर भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं उनके बीच में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्या देखना है, कॉमन नंबर देखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेप वन क्या देखना है आपको, कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर लिख देंगे, क्या है यहाँ पे 6। आप इससे करो या इससे करो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 के बाद क्या लिखोगे आप, 5। 5 के बाद क्या लिखोगे, 2। फिर इस वाले में आ जाएंगे, तो इसमें कॉमन क्या है, 6, तो आप 6 लिख दो। 6 के बाद क्या लिखोगे, 3, और 3 के बाद क्या लिखोगे, 2। ऊपर भी 2 है। ओके, यहाँ पे जो है मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे जो कॉमन है वो दो दो नंबर हैं, ठीक है। तो अगर कॉमन जो है दो दो नंबर हो, तो यहाँ पे कौन कौन कॉमन है, एक 6 है कॉमन और एक है आपका 2। तो जब दो नंबर कॉमन होते हैं तो आपको क्या करना है, जो तीसरा वाला बचा है, ठीक है, इसमें जो थर्ड नंबर बचा है वो 3 है और यहाँ पे जो थर्ड नंबर बचा है वो 5 है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। देखो अगर एक ही नंबर कॉमन है तो पिछले वाले मेथड से कर लेंगे, और अगर दो दो नंबर कॉमन है तो इस मेथड से करेंगे। और इसमें जो अपोजिट आप बताएंगे केवल एक ही नंबर बता सकते हैं, मतलब 5 का 3 हो सकता है, 3 का 5 हो सकता है, बाकी आप किसी का अपोजिट नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें देखो जो कॉमन नंबर है वो एक ही है, यहाँ दो दो नहीं है, यहाँ पे एक ही नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन नंबर है 4, तो ये तो इजी हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, 4 से स्टार्टिंग करेंगे, ये हो जाएगा 4। 4 के बाद क्या लिखोगे, 5। 5 के बाद क्या लिखोगे, 3। और इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले 4। 4 के बाद 2, और 2 के बाद क्या लिखोगे, 1, ठीक है। और कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, 6 दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस 4 को कैंसिल करके यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 के लिए 1 हो जाएगा, 5 के लिए 2 हो जाएगा, और 4 के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक शॉर्टकट भी है कि अगर जो कॉमन नंबर है वो सेम साइड में हो, मतलब कॉमन यहाँ पर कौन है, 4 है, ये भी ऊपर है, एक सेकेंड, जो कॉमन है ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ठीक है, दोनों अपर साइड में है, तो इधर का लेफ्ट साइड इधर वाले लेफ्ट साइड के अपोजिट हो जाता है। मतलब 3 का जो अपोजिट होगा वो 1 होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। ध्यान रखना है ऐसा कब करना है, जब कॉमन नंबर एक ही तरफ हो, मतलब अगर ऊपर है तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट और राइट वाला राइट के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, ये शॉर्टकट है, ठीक है। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको ये आना चाहिए, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, अगर आपको ये शॉर्टकट करना नहीं आता तो। चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं डाइस को, कि डाइस जो है अगर हम क्या कर दें, अनफोल्ड कर दें, तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ये अभी मैं पीछे भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो कौन किसके अपोजिट होगा वही यहाँ पर भी दिया है। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है, जैसे यहाँ पर लिखा है, अगर ये क्वेश्चन में आ जाए आपके और 1 का अपोजिट पूछ ले कि क्या होगा, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इमेज आपको ध्यान रखनी है, और कौन किसके अपोजिट है वो ध्यान रखना है। आप ये भी सोच सकते हैं इसमें कि एक एक बॉक्स छोड़ के अपोजिट आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे 1 है, 1 के लिए फिर यहाँ बॉक्स छोड़ा 3 वाला, फिर 5, इसका आंसर हो गया। अगर 2 से देखोगे तो ये वाला बॉक्स छोड़ा और 4 आंसर हो गया। 3 के लिए देखोगे तो ये वाला बॉक्स छोड़ा और 6 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको सोच के कर सकते हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डाइस को अनफोल्ड करने का ये दूसरा तरीका है। तो वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस केवल
देख के ऑब्जर्व करना है कि कौन किसका अपोजिट हो सकता है। तो उसी में ये दूसरा पैटर्न है या दूसरा तरीका है उसको अनफोल्ड करने का। तो यहाँ पर देखिए, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। वही जैसे मैंने बताया था आपको, क्या 1 बॉक्स छोड़ के, और ये लेफ्ट वाला राइट वाले के अपोजिट हो जाएगा, मतलब 5 3 के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लें, समझ लें, और कॉपी में इसको ड्रॉ कर लें ताकि आसानी रहे आपको प्रैक्टिस करने में। ठीक है, और नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूँ जल्दी से। 2 का 4, 5 का क्या हो जाएगा 6, और 1 का क्या हो जाएगा, सॉरी 5 का 3 हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा तरीका है डाइस को अनफोल्ड करने का। अनफोल्ड मतलब ओपन करने का। ठीक है, तो इसमें भी आपको यही देखना है कि कौन सा फेस किसके अपोजिट होगा। तो 6 के अपोजिट होगा 3, 4 के क्या हो जाएगा 5, और ये वाला बीच वाला हिस्सा इस वाले के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। 6 अपोजिट होगा 3 के, 4 अपोजिट होगा 5 के, और 1 अपोजिट होगा 2 के। तो आपको ये बस बॉक्सेस देखने हैं, अगर ये पैटर्न आया तो कौन किसके अपोजिट होगा। ठीक है, और अगर ये आया तो कौन किसके अपोजिट होगा, और अगर ये आया तो कौन किसके अपोजिट होगा। एक दो इसके क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम। ठीक है, तो जैसे यहाँ ऊपर क्वेश्चन में लिखा है, हाउ मेनी डॉट्स आर कंटेन्ड ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग 4 डॉट्स। तो वो ये पूछ रहा है कि अगर, मतलब सिंपल मैं आपको बताता हूँ, 4 के विपरीत अंक कौन सा ये बताना है आपको। ठीक है, 4 के अपोजिट कौन सा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कॉमन नंबर देखना होता है। तो इन दो डाइज में जो कॉमन नंबर है वो आपको दिख रहा होगा 5, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। तो क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे 5 को, किसी एक डाई से शुरू करेंगे, पहले वाले से शुरू कर लेते हैं, और क्लॉकवाइज चलना, मतलब घड़ी की दिशा में। तो 5 के बाद क्या है 1, और 1 के बाद क्या है 2। फिर इस वाले में आ जाएंगे, कॉमन क्या है 5, तो वो लिख देंगे। 5 के बाद क्या है 4, और 4 के बाद क्या है 1। ओके, तो यहाँ पे भी दो दो वैल्यू कॉमन आ रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 5 के अलावा 1 भी जो है आपका कॉमन है, तो दो दो कॉमन है। तो मैंने क्या बताया था, जो बाकी के जो फेस बचे हुए हैं उस पे जो नंबर होगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इस वाले में क्या बचा हुआ है 4, और इस वाले में क्या बचा है 2, क्योंकि 5 कॉमन है और 1 भी कॉमन है। तो जो बचे हुए फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो 4 का जो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि कॉमन कितने, एक ही है, दो है। चलिए यहाँ पे तो एक ही कॉमन है और वो है 1, और आपको बताना है हाउ मेनी डॉट्स आर कंटेन ऑन द फेस अपोजिट टू देयर कंटेनिंग 4 डॉट्स। तो 4 का ही अपोजिट पूछा है, 4 तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं, 4 की जगह इसको 3 कर देते हैं, कि आपको बताना है 3 के अपोजिट कौन सा होगा। ठीक, तो पैटर्न वही है, वैसे ही करना है आपको। यहाँ पे देखो जो कॉमन है वो कहाँ है, दोनों के दोनों ऊपर हैं। अगर आपने शॉर्टकट में ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर जो कॉमन है अगर वो सेम साइड में है, मतलब वो ऊपर ही है, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट हो जाता है और राइट वाला राइट के अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो 3 किसके अपोजिट हो जाएगा 5 के, और 2 किसके हो जाएगा 6 के। तो आपको 3 के लिए पूछा था तो आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए डाइज में हम इतना ही करेंगे। बेसिकली मैंने इसके सारे कॉन्सेप्ट बता दिए कि डाइज कितने टाइप की होती है, किस किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो बेस्ट मेथड है कॉमन लेके और उसको क्लॉकवाइज लिखना है। अगर आपने वो सीख लिया तो डाइज में कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा क्या सीखना है आपको कि डाइस को अनफोल्ड करने के कितने तरीके हैं,
और उसमें अपोजिट कैसे देखते हैं। तो आपके जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, जितने भी बेसिक एग्ज़ाम होते हैं, उसमें आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर लोगे और वो आपका सही होगा। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा इसको। तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, और फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।